ललिता के घर में स्टोर रूम में आग लग गई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे अरे जल्दी आओ, कोई बचाओ, हमारे स्टोर रूम में आग लग गई है, अरे जल्दी आओ, आग आग आग, अरे कोई बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? नैतिक, जल्दी से फायर ब्रिगेड को फोन करो। ये कैसे हो गया? मम्मी चिंता मत कीजिए, मैंने फोन कर दिया है। धुआं उठता देखकर कुछ पड़ोसी भी घर में भाग कर आते हैं और थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती है। जल्दी से आग बुझाओ, इस स्टोर रूम में मेरी बहू भी है, बुझाओ जल्दी से। हे भगवान, मेरी बहू को कुछ हो ना जाए, बचा लीजिए मेरी पत्नी को। तभी ललिता और श्रीकांत जोर जोर से रोने लगते हैं। चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा, आग बुझ रही है। तभी फायर ब्रिगेड थोड़ी देर में आग बुझा देते हैं, लेकिन अंदर जले हुए सामान के अलावा कोई नहीं था। वहीं बाकी सभी लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अरे मेरी बहू कहाँ गई? ये क्या ललिता, कहाँ गई वो? वहीं निहारिका आधे जले हुए कपड़ों में सड़क पर भागती हुई जा रही थी। तभी उसे सड़क पर कुछ लोग मिलते हैं। मेरी मदद कीजिए भैया, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए भैया, प्लीज। कौन हो? भागो यहाँ से। कोई मदद करो मेरी, प्लीज। निहारिका लोगों से मदद लेने के लिए चिल्लाती हुई भाग रही थी। तभी वो एक औरत से टकरा जाती है और उस औरत के हाथ से सब्जियां गिर जाती है। माफ कीजिएगा, मुझे दिखाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। शांत हो जाओ, क्या हो गया? डर क्यों रही हो? मुझे कोई जगह बता दीजिए जहाँ मैं छुप सकूं। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? मैं एक एनजीओ में रहती हूँ, तुम भी मेरे साथ वहाँ रह सकती हो। हाँ चलिए जल्दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका है। और तुम्हारा? मैं निहारिका। तो राधिका उसे अपने साथ एक एनजीओ पर ले जाती है और उसे अपने कमरे में लेकर जाती है। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। ठीक है, पर तुम्हारे कपड़े जले हुए क्यों हैं? तभी निहारिका जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा रो मत तुम, शांत हो जाओ, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में राधिका निहारिका के लिए दूसरे साफ कपड़े लेकर आती है और वो खाना भी लेकर आती है। अब तुम कपड़े बदल लो, आराम से खाना खाओ और मैं यहाँ की मालकिन से तुम्हारे रहने की बात करके आती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधिका वहाँ से चली जाती है। तभी निहारिका और जोर से रोने लगती है। तो आखिर निहारिका के साथ ऐसा क्या हुआ था, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। थोड़ी देर में राधिका वापस आती है। निहारिका, मैंने यहाँ बात कर ली है, अब तुम यहाँ मेरे साथ इस कमरे में रह सकती हो। आपका बहुत बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। कोई बात नहीं, तो क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाँ, 5 महीने पहले की बात है, जब मेरे लिए नैतिक का रिश्ता आया था। 5 महीने पहले? निहारिका बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा, आप देख लीजिए पापा, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ, निहारिका की कोई डिमांड नहीं है लड़के को लेकर, बस हम दोनों को पसंद होना चाहिए। नहीं मम्मी, सिर्फ एक ही डिमांड है। और वो क्या है? यही कि दहेज के लालची ना हो वो लोग, बस। बेटा, थोड़ा बहुत सामान तो माँ बाप अपनी बेटियों को देते ही है। वो सब मैं देख लूंगी कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन दहेज नहीं लूंगी मैं। अच्छा ठीक है, नहीं देंगे। वैसे लड़का क्या करता है? उसका अपना ग्रोसरी का स्टोर है, अच्छा कमा लेता है, नैतिक नाम है। ठीक है, देख लीजिए, बात कर लेंगे। 3-4 दिन में ही नैतिक और उसके माता पिता ललिता और श्रीकांत निहारिका को देखने आ जाते हैं और उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है। भाई साहब, अब रिश्ता तो हो गया है, लेकिन हम शादी भी जल्दी कर देंगे। हाँ, नैतिक हमारा इकलौता बेटा ही है और अब हम जल्दी से हमारे घर में बहू लाना चाहते हैं। हाँ जी जरूर, हमें तो कोई एतराज नहीं है, जब आप कहेंगे तभी शादी कर लेंगे। जी समधन जी, हमें कोई एतराज नहीं है। वहीं निहारिका भी काफी खुश थी कि उसका रिश्ता हो गया था। तो देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है और निहारिका दुल्हन बनकर बैठी थी। निहारिका खुद से कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी शादी है, मेरे राजा की बारात आएगी, मैं नए घर में दुल्हन बनकर जाऊं। लेकिन नैतिक के घर में कुछ और ही चल रहा था। मम्मी, मुझे शादी नहीं करनी थी,
मैं नहीं जाऊंगा बारात लेकर। तेरा दिमाग हिल गया है क्या? हमें जल्दी से निहारिका के घर पहुंचना होगा। तैयार हो जा। नहीं होऊंगा। आपने जबरदस्ती मेरा रिश्ता करवा दिया। अरे तुमने देखा नहीं कि कितने अमीर लोग हैं वो? जमकर दहेज मिलेगा और फिर जब जी चाहेगा कुछ भी ले लेना। हाँ नैतिक बेटा, समझने की कोशिश करो, लेकिन मैं उस लड़की से शादी के लिए तैयार नहीं हूँ मम्मी। आपको पता तो है वजह। अरे तू निहारिका को आने तो दे, उससे सब कुछ इकट्ठा करके और फिर जो तू कहेगा वो करवा देंगे। और अगर वो ना हुआ तो? ऐसे कैसे नहीं होगा? तू जानता नहीं है क्या मुझे? चलो ठीक है। अब गुस्सा मत कर और तैयार हो जा। नैतिक अनचाहे मन से दुल्हा बन जाता है और बारात लेकर निहारिका के घर पहुंचता है। निहारिका बेटा, बारात दरवाजे पर आ गई है। तू अच्छे से तैयार हो गई ना? हाँ मम्मी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं जाकर बारात की स्वागत की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में निहारिका की शादी भी हो जाती है, लेकिन निहारिका को साफ दिख रहा था कि नैतिक खुश नहीं है। निहारिका मन ही मन सोचती है, ये नैतिक जी को क्या हो गया? खुश नहीं लग रहे। शायद शादी की भागदौड़ से परेशान होंगे। निहारिका शादी करके ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि घर में कोई भी मेहमान नहीं है। निहारिका दरवाजे पर खड़ी रहती है, लेकिन नैतिक अंदर चला जाता है। अरे नैतिक जी, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे तू क्या दरवाजे पर खड़ी है? अंदर आ जा। लेकिन मम्मी जी, दुल्हन के आने पर तो कई रस्में होती है ना? नहीं नहीं, हमारे घर में कोई रस्में नहीं होती है। पर मम्मी जी, घर में कोई मेहमान भी नहीं है। क्या बात है? नैतिक जी भी नाराज लग रहे हैं। अरे अभी तो घर में अच्छे से आई भी नहीं और इतने सवाल जवाब किए जा रही है। चुपचाप अंदर आ। निहारिका घबराई हुई सी घर के अंदर चली जाती है। मुंह क्या देख रही है मेरा? जा कमरे में। पर मम्मी जी, मेरा कमरा कहाँ है? ललिता सामने एक स्टोर की तरफ इशारा करती है। वो रहा तेरा कमरा। वो तो स्टोर रूम है। हाँ तो वहीं जमीन पर बिस्तर लगा है, सो जाना, वही तेरा कमरा है। निहारिका ये सुनकर हैरान रह जाती है। मम्मी जी, ये सब क्या है? मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है क्या? हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो तेरे साथ मजाक करें। तुम्हारी सास ने जो कहा तुम्हें समझ में नहीं आया क्या निहारिका? लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसा ही कर रहे हैं जिसके तू लायक है, बस वही तो कर रहे हैं। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझसे नाराज हैं क्या? बिल्कुल नहीं। नाराज किस लिए? तेरी जो औकात है उसी हिसाब से तुझे इस घर में रखा जाएगा। लेकिन मैं तो इस घर की बहू हूँ। तुझे लगता है कि तू बहू है, लेकिन हम तुझे बहू नहीं मानते। और नैतिक तुझे पत्नी नहीं मानता। अगर आपने मुझे बहू के रूप में अपनाना ही नहीं था तो फिर मुझसे शादी क्यों करवाई नैतिक जी की? वो भी तुम्हें धीरे धीरे पता लग जाएगा। अब जाकर चुपचाप पड़ी रह उस स्टोर में। निहारिका बेचारी काफी घबराई हुई थी। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए थे। वो रोते हुए स्टोर रूम में जाकर सो जाती है। निहारिका रोते हुए खुद से कहती है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहीं कहीं कोई बुरा सपना तो नहीं है ये? हाँ। अब तो निहारिका के पास कोई चारा नहीं था। अगली सुबह निहारिका उठकर स्टोर रूम से बाहर आती है। मम्मी जी, बाथरूम कहाँ है? घर के बाहर एक बाथरूम बना है, उसी में जाया कर तू। लेकिन क्यों मम्मी जी? ज्यादा क्या क्यों मत किया कर मेरे सामने, चुपचाप जा। तभी वहां पर नैतिक आ जाता है और निहारिका नैतिक के पास जाती है। नैतिक जी, आप मुझसे क्यों नाराज हैं? और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो पहले ही बता देते। तभी नैतिक उसे गुस्से में एक जोर का थप्पड़ लगाता है और निहारिका वहीं जमीन पर गिर जाती है। बहुत अच्छा किया बेटा, बड़े सवाल कर रही थी जब से आई है। अब करेगी ना सवाल तो एक सवाल के साथ एक थप्पड़ आएगा। अपनी औकात में रहे, तुझे कोई हक नहीं है किसी से सवाल पूछने। निहारिका बेचारी रोती हुई वहीं पड़ी रहती है। वो तीनों तो मानो उसके दुश्मन बन गए थे। अब पड़ी पड़ी टेसुए मत बहा, खड़ी हो जा, घर का काम भी करना है, नहा ले जाकर। तभी निहारिका उठ जाती है और नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद, मम्मी जी क्या काम करना है बताइए? कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, रोटी सब्जी बनानी है और छोटे मोटे जो भी काम होते हैं सब करना है। पर मम्मी जी, आपके घर में तो नौकर लगे हुए थे ना? हाँ लगे हुए थे, पर अब तू आ गई है
तो उन नौकरों को हटा दिया। तू भी तो नौकर के समान ही है। तो यहाँ हमें पता लगा कि निहारिका के घर में आते ही उस पर अत्याचार शुरू हो गया था। लेकिन क्यों? निहारिका खुद से कहती है, आखिर आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी गलती क्या है? क्या वजह है इन सब की? अच्छा, तो तू वजह जानना चाहती है? ललिता, ऐसे करो, आज इसे वजह बता ही दो। हाँ प्लीज, मुझे बता दो ताकि मेरे दिमाग में ज्यादा ख्याल ना आए, ज्यादा सवाल ना आए। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निहारिका डरी सहमी भागती हुई सड़क पर जा रही थी और राधिका उसे एक एनजीओ में ले जाती है। फिर निहारिका की स्टोरी बैकग्राउंड में चलती है और हमें पता लगता है कि निहारिका की नैतिक से शादी हो गई थी, लेकिन पहले ही दिन से ससुराल में उसके साथ अत्याचार शुरू हो गया था। निहारिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो इसका कारण जानना चाहती थी। अब आगे। नैतिक बेटा, यहाँ तो आओ जरा। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। पर आप नैतिक जी को क्यों बुला रही हैं मम्मी जी? अरे डर मत, नहीं मारेगा तुझे। बेचारी के मन में खौफ बैठ गया है। तभी नैतिक वहाँ आ जाता है। हाँ मम्मी, बताइए। ये तेरी पत्नी या जो भी है, इसे कारण जानना है कि हम इसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो बेटा कारण बता ही दे, मैं तो कहता हूँ कि दिखा ही दे। हाँ ठीक है, दिखा दूंगा, पर अभी नहीं, बाद में। लेकिन बाद में कब? आज ही, बस थोड़ा सब्र रखो। और नैतिक वहाँ से चला जाता है। मम्मी जी, अगर मेरी कोई गलती है तो मैं सुधार लूंगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो। अरे क्यों ना करें, कमबख्त खाली हाथ चली आई। क्या मतलब? अरे तेरे माँ बाप के पास इतना धन था, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दी क्या? हमारे अगर बेटी होती तो हम उसे बहुत धन देते, बहुत कुछ देते, और तू मुंह उठाकर चली आई। क्या फायदा बहू लाने का? तो इसका मतलब आपको दहेज नहीं मिला, इस कारण आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल, ये भी एक कारण है। अगर तू दहेज लाती, हमें खुश करती, तो हम तुझे बहू की तरह रखते। लेकिन दहेज लेना तो गलत बात है मम्मी जी। मेरे माँ बाप ने आपको अपनी औलाद दे दी, ये कम है क्या? अरे तो एहसान थोड़ी ना किया है, बेटी की शादी तो करनी ही होती है। लेकिन मुझे दहेज से सख्त नफरत है। तो अब हम क्या तेरे कहने पर चलेंगे? इतनी तेरी औकात नहीं है। लेकिन मम्मी जी, मैं बहुत अच्छी बहू बन सकती हूँ। आप दहेज वाली बात को एक तरफ रख दीजिए, हम सब बहुत अच्छे से रहेंगे, प्लीज। अरे चुप कर, ये सब फिल्मी बातें यहाँ नहीं चलेंगी। हमें लड़की से नहीं, दहेज से मतलब था। तो निहारिका ये सुनकर रोने लग जाती है। अब खड़ी खड़ी टेसुए मत बहा, जाकर कुछ काम कर ले, बहुत काम पड़ा है घर में। निहारिका वहाँ से चली जाती है और घर के काम में लग जाती है। क्या फायदा ऐसी बहू का, बताइए? कोई फायदा नहीं है, उल्टा खर्चा ही है इसकी रोटी पानी का। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी, इससे अच्छा तो नैतिक की शादी ही ना करती। कोई बात नहीं, इसका भी हल निकाल लेंगे हम। शाम के वक्त नैतिक घर आता है और उसके साथ एक लड़की थी। आ गई श्रेया बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आंटी जी। बुला लो निहारिका को भी। अरे ओ निहारिका, इधर आ जल्दी से। तभी निहारिका वहाँ आ जाती है। जी मम्मी जी। निहारिका, इससे मिल, ये श्रेया है। हेलो श्रेया। हाय, पर ये कौन है मम्मी जी? ये सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। क्या हुआ, आप सब हंस क्यों रहे हैं? अरे तू ही तो पूछ रही थी कि तुझे नापसंद करने की वजह क्या है। यही तो है वो वजह, ये लड़की। क्या क्या कहना चाहते हैं आप लोग? अब मेरे घर की असली बहू तो यही है, बस शादी तुझसे हो गई। बस तुम्हें एक साइड लगा देंगे और फिर इस घर में मैंने ही आना है। ये आप सब क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भले हाथ जोड़ो या पैर जोड़ो, अब इनका दिल तो मैंने जीत ही लिया है। पर मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि दहेज की वजह से आपने मेरे साथ वो सब किया। हाँ, दहेज भी एक वजह थी, लेकिन मेन कारण तो यही है कि नैतिक श्रेया से प्यार करता है, बस। नैतिक जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने पहले ही मुझे मना कर दिया होता, शादी ही ना करते मुझसे। मैंने तो मना किया था, लेकिन मेरी माँ है ना, ये नहीं मानी तो करनी पड़ी। आप सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो रो मत, जाकर अपने माँ बाप के घर बैठ जा, हमें वैसे भी तेरी जरूरत नहीं है। नहीं, मैं अपने माँ बाप के घर हरगिज नहीं जाऊंगी। ये सब क्या ड्रामा है, मुझे ये सब नहीं देखना। डोंट वरी, हम बाहर चलते हैं, कहीं घूम कर आते हैं। नैतिक और श्रेया वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी, रोक लीजिए ना उनको।
मैं क्यों रोकूं? तू कौन सा दहेज लाई है? दहेज लाती तो शायद मैं कुछ सोचती, रोक भी लेती। ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही बताइए। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, भले कहीं भी जा, कुएं में कूद जा। पापा जी आप तो कुछ बोलिए ना, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। पर तू मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटी होती तो मैं उसकी शादी में खूब दहेज देता, उसके ससुराल वाले खुश हो जाते। अब ना तो तुमने सास ससुर का दिल जीता, ना ही अपने पति का, ऐसे ही संसार में बोझ बनकर पड़ी है। यहाँ बैठी हमारा अनाज और खा रही है। अब निहारिका पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। हर तरफ से उस पर मुसीबत ही मुसीबत आ गई थी। आखिर वो करती तो क्या करती? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे मैं इन सबको अपना बनाऊं? कुछ तो करना ही। तभी निहारिका के पास उसकी माँ की कॉल आती है। बेटा कैसी हो? ठीक हूँ, आप बताइए। पर मुझे लग नहीं रहा तो ठीक है। नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नया नया ससुराल है तो आपको पता ही है, एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। हाँ बेटा, ये दिक्कत हर लड़की को होती है, लेकिन औरतों में इतनी शक्ति होती है कि वो हर जगह एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, सच में? हाँ बेटा, हम औरतें कुछ भी कर सकती हैं, बस थोड़ा वक्त तो लगता ही है। मुझे ऐसा लगता है मम्मी कि यहाँ सब पराए हैं, मेरा कोई नहीं है। तू ऐसा मत सोच, तू उनको अपना ही समझ। देखना धीरे धीरे वो भी तुझे अपना लेंगे। ठीक है, आज से यही करूँगी मैं। उसके बाद से निहारिका रोज नए नए पकवान बनाती थी और अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। क्या बात है निहारिका, आजकल तो बहुत सेवा करी जा रही है और खाना भी तरह तरह का बना रही है। हाँ, और बहुत स्वाद भी होता है। थैंक यू निहारिका, लेकिन ये सब तो तू हमारा दिल जीतने के लिए कर रही है, पर मैं बता दूं कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये तो मेरा फर्ज भी है, फायदा भले हो ना हो। ये कहकर निहारिका वहाँ से चली जाती है। देखा ललिता? हाँ सब देख रही हूँ मैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, इसे करने देते हैं जो करती है। पर ऐसे कब तक चलाएंगे? आखिर श्रेया को भी तो घर में लाना है। हाँ, उसके लिए भी मैंने एक प्लान सोच रखा है। पर जब तक ये निहारिका घर से नहीं जाती हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तो मैंने इसे घर से निकालने का ही प्लान सोचा है। अच्छा, जरा मुझे भी तो बताओ कि क्या प्लान है। अभी कुछ नहीं बताऊंगी, अभी जैसा चलता है चलने दीजिए। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ मैं भी कि क्या करती हो तुम। कुछ दिन बाद सब लोग नाश्ता कर रहे थे। अरे वाह, नाश्ता कितना अच्छा बना है। हाँ बेटा, कुछ भी कहे, निहारिका के हाथ में तो जादू है। निहारिका ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। निहारिका को मन ही मन लगता है कि थोड़ा थोड़ा इन पर असर हो रहा है। क्या हुआ निहारिका, तुम भी बैठो यहाँ, खा लो। हाँ बेटा, इतनी देर से किचन में खड़ी थी, खा लो। कोई बात नहीं पापा जी, आप सब खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे, अभी बैठ जा और खा ले, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। निहारिका उनके पास बैठकर नाश्ता करने लग जाती है। निहारिका को अच्छा लग रहा था कि उसकी सेवा से उसके ससुराल वाले थोड़ा खुश हो रहे थे। लगता है कुछ दिनों तक ये लोग मुझे अपना लेंगे और नैतिक जी भी उस लड़की को छोड़ देंगे। धीरे धीरे वक्त बीत गया। अब निहारिका के सास ससुर और नैतिक उस पर अत्याचार नहीं करते थे। एक दिन ललिता निहारिका को अपने पास बुलाती है। निहारिका बेटा, जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाओ। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। देख, मैं जानती हूँ तूने बहुत तकलीफ सही है, लेकिन अब मेरा मन बदल गया है। क्या सच में मम्मी जी? हाँ, लेकिन नैतिक जी का मन बदला या नहीं ये तो मैं नहीं जानती। तू चिंता मत कर, जब मैं उसकी मर्जी के बिना शादी करवा सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मम्मी जी आप ही समझाइए ना उनको, वो छोड़ देंगे श्रेया को। हाँ हाँ बिल्कुल समझाऊंगी, पर पहले तू ऐसा कर, अपना सारा सामान नैतिक के कमरे में रख दे और अब से तू वहीं रहना। निहारिका ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। लेकिन मम्मी जी, अगर नैतिक जी ने मेरा सामान बाहर निकाल दिया तो? ऐसे कैसे निकाल देगा, अभी वो घर पर नहीं है, शाम को आएगा तो मैं उसे समझा दूंगी। तू सामान रख दे। ठीक है मम्मी जी, रखती हूँ। निहारिका अपना सारा सामान नैतिक के कमरे में रख देती है। सारा सामान रख दिया मम्मी जी। अरे अच्छे से देख ले एक बार, स्टोर में कुछ रह ना गया हो। निहारिका जैसे ही स्टोर में दोबारा चेक करने जाती है तो बाहर से कोई स्टोर का दरवाजा बंद कर देता है। निहारिका खिड़की की तरफ भाग जाती है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी दरवाजा खोलिए, मम्मी जी। लेकिन ललिता वहाँ नहीं थी। मम्मी जी, कहाँ गई आप, कहाँ गई आप मम्मी? तभी वो अचानक से देखती है कि स्टोर के अंदर आग लग रही थी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निहारिका को पता लगता है कि श्रेया की वजह से नैतिक उससे शादी नहीं करना चाहता था। वहीं धीरे धीरे श्रेया कोशिश करती है कि वो अपने ससुराल वालों का दिल जीत सके और शायद वो कामयाब भी हो रही थी।
एक दिन ललिता उसे अपना सामान नैतिक के कमरे में रखने को कहती है, पर जैसी वो स्टोर में गई, किसी ने स्टोर का दरवाजा बंद कर दिया और स्टोर में आग लग गई। अब आगे। मम्मी जी जल्दी आइए, आप कहाँ हैं? दरवाजा खोलिए, अंदर आग लग गई है मम्मी जी। तभी ललिता भागी भागी आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आग लग गई? हाँ मम्मी जी, जल्दी से दरवाजा खोलो, जल्दी। तभी ललिता जोर जोर से हंसने लग जाती है। क्या हुआ मम्मी जी? खोल दीजिए दरवाजा, वरना मैं जल जाऊंगी। तो यही तो मैं चाहती हूँ। ये सुनकर निहारिका हैरान हो जाती है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई सवाल जवाब करने का वक्त नहीं था। बचाओ बचाओ बचाओ। जितना मर्जी चिल्ला ले, तेरी आवाज बाहर तो जाएगी नहीं। अब जल कर मर इस आग में। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कीजिए, मैं घर से चली जाऊंगी, पर मुझे जिंदा मत जलाइए। तभी श्रीकांत वहाँ आ जाता है। देखो तो कैसे कर रही है बेचारी। कहा था ना तुझे, यहाँ से चली जा। अब जिंदा नहीं गई तो मरकर ही जाएगी। पापा जी प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, प्लीज। अरे ऐसे कैसे खोल दूं? ये सब तो हमारी ही प्लानिंग थी। और क्या, तो तुझे स्टोर में बंद करके आग लगानी थी। तेरा सामान भी ऊपर पहुंचा दिया है। अब किसी को शक भी नहीं होगा। बेचारी का अंतिम संस्कार तो इसी स्टोर में हो जाएगा। मम्मी जी देखो, आग बढ़ रही है, खोल दीजिए प्लीज, प्लीज खोल दीजिए। हरगिज नहीं, अभी देख, एक और नाटक शुरू करती हूँ मैं। वहाँ स्टोर में आग काफी बढ़ रही थी। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, हमारे घर में आग लग गई है, कोई है? हे भगवान, कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करो, आग लग गई हमारे घर में। वहीं स्टोर की खिड़की और दरवाजे पर भी आग लगने लग जाती है और निहारिका पीछे हट जाती है और बाहर वाली खिड़की की तरफ जाती है। ये तो बिल्कुल सुनसान गली है, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँ? तभी निहारिका की नजर वहाँ एक हथौड़े पर पड़ती है और वो उसे उठाकर खिड़की तोड़ने लग जाती है। मैं मर नहीं सकती, इन लोगों की वजह से मैं जिंदा नहीं जलूंगी, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। वहीं ललिता ने शोर मचाकर कुछ लोग इकट्ठे कर लिए थे और नैतिक भी आ जाता है। अरे जल्दी आओ, कोई बचाओ, हमारे स्टोर रूम में आग लग गई है, जल्दी आओ। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? नैतिक, जल्दी से फायर ब्रिगेड को कॉल करो। ये कैसे हो गया मम्मी? चिंता मत कीजिए, मैंने फोन कर दिया है। धुआं उठता देखकर कुछ पड़ोसी भी घर में भाग कर आ जाते हैं और थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड भी पहुंच जाती है। जल्दी से आग बुझाओ, इस स्टोर रूम में मेरी बहू भी है। हे भगवान, मेरी बहू को कुछ हो ना जाए, बचा लीजिए मेरी पत्नी को। तभी ललिता और श्रीकांत जोर जोर से रोने लगते हैं। निहारिका की आप बीती सुनकर राधिका भी रोने लग जाती है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई। बस न जाने कैसे मुझ में हिम्मत आ गई थी और मैंने वो खिड़की तोड़ दी और वहाँ से भाग कर आ गई। और उन लोगों को भी पता लग गया होगा कि तुम भाग गई हो। हाँ, उन्होंने मुझे ढूंढा तो होगा ही, लेकिन मेरे जाने से भी वो खुश होंगे। तुम चिंता मत करो, यहाँ पर सब औरतें बहुत अच्छी है, तुम्हारा यहाँ बहुत मन लगेगा। हाँ, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ आ पाई हूँ, ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। नहीं, ऐसे मत कहो, तुम मेरी बहन जैसी हो। तभी राधिका निहारिका को गले से लगा लेती है। वहीं नैतिक के घर में फायर ब्रिगेड थोड़ी देर में आग बुझा देती है, लेकिन अंदर जले हुए सामान के अलावा कोई नहीं था। वहीं बाकी सब लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अरे बहू कहाँ गई? ये क्या ललिता, कहाँ गई वो? मम्मी मैं जरा अंदर जाकर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, अंदर इतना कुछ जला हुआ है, कहीं तुझ पर कुछ गिर न जाए। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी। तभी नैतिक स्टोर रूम में आ जाता है और देखता है कि पीछे की खिड़की टूटी हुई थी। मम्मी, निहारिका भाग गई यहाँ से। ओहो, भाग कैसे गई है? खिड़की तोड़कर भाग गई है। चलो, अब भाग गई है तो वापस यहाँ कभी नहीं आएगी। हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर से मरने थोड़ी ना आएगी। चलो, अब छुटकारा मिला उस निहारिका से, अब तो श्रेया को लेकर आना है जल्दी से। अरे बेटा, अभी रुक जा कुछ दिन, लोग कहेंगे कि आज तो घर में आग लगी है और दूसरी शादी कर दी बेटे की, बहू भी गायब है। क्या है मम्मी, आप हर बार अड़चन डाल देती हैं श्रेया को लाने में। लेकिन तुम्हारी मम्मी सही कह रही है बेटा, तू सोच कर देख, समाज हमें ताने मार मार कर खा जाएगा। तो हम कौन सा उन्हें बता रहे हैं कि श्रेया कौन है? घर में तो कोई भी रहने आ सकता है। हाँ, लेकिन निहारिका भी तो गायब है, उसके लिए तो कुछ करना होगा, लोग तो पूछेंगे ही। वो सब आपके टेंशन है, आप देख लेना आपने क्या कहना है। अरे उस पर ही कोई झूठा इल्जाम लगा देना, कह देना भाग गई है लड़के के साथ। हाँ, कुछ तो कहानी बनानी ही पड़ी। कुछ दिनों बाद, निहारिका तुम्हें पता है हमारे एनजीओ में नारी शक्ति सम्मेलन है? अच्छा,
पर उसमें क्या होगा? उसमें तुम चाहो तो अपनी कहानी भी कह सकती हो। नहीं नहीं राधिका, मैंने सिर्फ तुम्हें ही अपने बारे में बताया है, मैं ये सारी दुनिया को नहीं बताना चाहती। लेकिन क्यों? ऐसे घटिया लोगों का सच तो दुनिया के सामने आना ही चाहिए, और बाकी सभी औरतों को तुमसे सीख भी मिलेगी। हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने ससुराल वालों की बातें यहाँ नहीं कह सकती। तुम भी किसी से मत कहना प्लीज। अच्छा ठीक है, अगर तुम चाहो तो उसमें भाषण दे सकती हो। ठीक है, तो मैं यहाँ की मैडम से कहकर तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। ठीक है। तो एनजीओ में नारी शक्ति सम्मेलन रखा जाता है और काफी औरतें आई होती है। देखो निहारिका, यहाँ बहुत सी औरतें हैं और तुम इन सबको प्रोत्साहित कर सकती हो। हाँ राधिका, सही कहती हो तुम। निहारिका उस सम्मेलन में नारी शक्ति और दहेज प्रथा पर भाषण देती है, जिसे सुनकर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। वाह निहारिका, तुमने तो कमाल कर दिया। देखो, सभी तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे हैं। बहुत अच्छा भाषण दिया तुमने। थैंक यू राधिका। कुछ दिनों बाद। मम्मी काफी दिन हो गए हैं, अब मैं श्रेया से शादी की बात कर लूंगा। हाँ कर लेना, लेकिन धूमधाम से नहीं होगी तेरी शादी। मैं उससे कोर्ट मैरिज कर लूंगा। ठीक है। इसके बाद नैतिक श्रेया से मिलता है। श्रेया, अब निहारिका को गए कुछ दिन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि यही सही वक्त है तुम्हारा मेरे घर में आने का। हाँ, क्यों नहीं। तो मैं वकील से बात करता हूँ, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं नहीं, कोर्ट मैरिज क्यों करनी है? क्योंकि धूमधाम से शादी नहीं हो सकती। अभी कुछ टाइम पहले ही तो मेरी निहारिका से शादी हुई थी, इसीलिए। मेरा मतलब शादी करनी ही क्यों है? क्या मतलब, तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती क्या? बिल्कुल रहना चाहती हूँ, लेकिन साथ रहने के लिए शादी करना जरूरी थोड़ी ना है। लेकिन ऐसे थोड़ी ना तुम मेरे घर में आ सकती हो, मेरे माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे। तो तुम मनाओ अपने माँ बाप को। तुम्हारी माँ ने भी तो तुमसे बिना पूछे जिद से तुम्हारी शादी कर दी थी, है ना? अब तुम जिद करो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे शादी वादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अभी कुछ टाइम बाद मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहने आ जाएंगे, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अच्छा, समझ गया मैं। हाँ, बस यही कारण है। जैसे ही वो आएंगे हम शादी कर लेंगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के रहूंगी। ठीक है, लेकिन मुझे मेरे घर पर बताना होगा, तो कल ही मैं तुम्हें मेरे घर ले जाऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। इसके बाद नैतिक अपने घर जाता है। मम्मी पापा, कुछ बात करनी है। हाँ बोल, कर ली क्या तुमने श्रेया से बात? कब कर रहे हो शादी? हाँ मम्मी, वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। अरे अचानक से क्या हुआ? पहले तो तुम दोनों मरे जा रहे थे शादी के लिए। मेरा मतलब, अभी उसके माँ बाप यहाँ नहीं है, जब वो आएंगे तो हम शादी कर लेंगे। तो ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं उसे इस घर में लाना चाहता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? शादी के बिना वो यहाँ रहेगी तो न जाने क्या क्या बातें बनेंगी। और फिर क्या पता कैसी लड़की है वो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मम्मी? एक तो पहले ही आपने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी, और अब श्रेया के लिए ये सब बोल रहे हैं। अरे अभी तो मैं बोल रही हूँ, बाद में लोग बोलेंगे, फिर क्या करेगा? मुझे कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या बोलते हैं, मुझे उसके साथ रहना है, मतलब रहना है। लेकिन बिना शादी के तो नहीं रहने देंगे हम भी। रहना है तो अलग जाओ कहीं और घर देख लो। इसका मतलब आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं? अगर तू घर से गया तो इसका मतलब श्रेया के लिए तूने हमें छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो बस बात खत्म। बिना शादी के श्रेया इस घर में नहीं आएगी। ठीक है, अपनी जिद पर अड़े रहो और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दो। बेटा, हम तेरी जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद करना चाहते हैं। कर तो रहे हैं, पहले निहारिका को ले आए और अब श्रेया के लिए मना कर रहे हैं। कुछ अच्छा मत करना आप कभी। ये तू कैसी बातें कर रहा है बेटा? क्योंकि आपको सिर्फ अपना दिखता है, मेरी खुशियाँ तो आपको दिखती ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। नहीं बेटा, ऐसे मत बोल, एक ही तो बेटा है मेरा। और अपने एक बेटे की भी खुशियाँ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने तुझे श्रेया के साथ रहने से मना नहीं किया, लेकिन बेटा शादी करके ही रहा जाता है। नैतिक गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अगले दिन सुबह बेल बजती है। ललिता जैसी दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि दरवाजे पर बहुत बड़ा बॉक्स रखा है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निहारिका खुद को बचाकर ससुराल से भाग गई थी। इससे उसके ससुराल वाले काफी खुश थे और अब नैतिक श्रेया को घर में लाना चाहता था। लेकिन श्रेया बिना शादी के नैतिक के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नैतिक के माँ बाप ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। वहीं निहारिका ने नारी सम्मेलन समारोह में भाषण दिया और लोगों ने उसके लिए खूब तालियां बजाई। वहीं ललिता को दरवाजा खोलते ही घर के बाहर बहुत बड़ा बॉक्स मिलता है। अब आगे इतना बड़ा बॉक्स किसने रख दिया? आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी ललिता श्रीकांत और नैतिक को बुला कर लाती है। देखिए तो कितना बड़ा बॉक्स रखा है। अरे ध्यान से देखो, इस पर कोई नाम लिखा होगा। मैंने सब देख लिया है, कुछ नहीं है। मम्मी चिंता मत करो, मुझे पता है कि किसने भेजा है। अच्छा, जरा बता दो। नहीं, पहले आप इसे खोलो।
कहीं कोई इसमें बम तो नहीं है? कहीं मर ही जाऊं मैं। नहीं मम्मी। तभी ललिता वो बॉक्स खोलती है और देखती है कि उसके अंदर बहुत सारे कपड़े, चूड़ियां और घर की सजावट के सामान थे। वाह, इतना सारा सामान! ये तो बहुत अच्छे सामान है, पर ये भेजा किसने है भला? ये श्रेया ने भेजा है। उसने थोड़ी देर पहले मुझे फोन करके बताया था। अरे वाह बेटा, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं, चूड़ियां भी। दिल जीत लिया इस लड़की ने तो। वही तो मैं कह रहा था मम्मी, बहुत पैसे वाले लोग हैं, शादी के बाद खूब सामान देंगे। हाँ, लग ही रहा है। अभी तो शादी ही नहीं हुई तो भी इतना कुछ दे दिया। कहाँ श्रेया, कहाँ निहारिका कंजूस कहीं की। हाँ मम्मी, और सोचो अगर शादी हो जाएगी तो घर ही भर देंगे। सही कहते हो बेटा। तो फिर समझाओ ना उसे कि शादी कर लो। वो शादी से मना थोड़ी ना कर रही है, जब उसके माँ बाप आ जाएंगे तो कर लेगी। वो सब बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ श्रेया भी आ जाती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? आओ बेटा, सामान तो बहुत अच्छा भेजा है तुमने। आंटी जी, मैंने सोचा कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, इसीलिए भेज दूं। अच्छा, पर इतना कुछ भेजने की क्या जरूरत थी बेटा? ये तो कुछ भी नहीं है। तभी ललिता और श्रीकांत के मन में काफी लालच आ जाता है। तो नैतिक ने आपसे बात तो की होगी कि मैं अभी शादी नहीं कर पाऊंगी। हाँ बेटा, इसने बताया तो था कि अभी तेरे माँ बाप यहाँ है नहीं। हाँ, वो कुछ दिन बाद आ जाएंगे और मैं सोच रही थी कि जब तक वो नहीं आते मैं यहाँ रह लूं आप सबके साथ। हाँ हाँ बेटा, रह ले, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बेटा, तेरा ही घर है, चिंता क्यों करती है, जब मर्जी आ जा रहने। नैतिक और श्रेया एक दूसरे को देखते हैं और खुश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी। थैंक यू अंकल जी, आप लोगों के साथ रहने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, आखिर तुम हमारी होने वाली बहू जो हो। ठीक है आंटी जी, तो मैं आज शाम को ही आ जाऊंगी। मैं जाती हूँ, अब अपनी पैकिंग भी करूंगी। मैं शाम को तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इसके बाद श्रेया वहाँ से चली जाती है। क्या मम्मी, आज उसके कहने पर आपने एक बार में ही हाँ कर दी? अरे बेटा, इतनी प्यारी लड़की है, मैंने सोचा क्या तो मना करूं, ऐसी बेचारी का दिल टूट जाएगा। हाँ बेटा, अब बच्चों की खुशी भी तो जरूरी है। शुक्र है आपको ये बात समझ तो आई। शाम के वक्त ही श्रेया अपना सामान लेकर नैतिक के साथ घर में आ जाती है। वहीं एनजीओ में निहारिका फोन पर अपनी मम्मी से बात कर रही थी और बात होने के बाद राधिका उसके पास आती है। अरे क्या हुआ निहारिका, इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं राधिका, बस ऐसी मम्मी से बात की है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी सच नहीं बताया। तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम्हारा ये हाल हो गया है? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, अब अपनी बीती बातें छोड़ दो, अब तुम्हारे तरक्की के दिन आ गए हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बिंदु मैडम ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। मेरे लिए अपॉर्चुनिटी? पर क्यों और कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। सारे सवाल मुझसे ही करोगी क्या अब? चलो, ऑफिस में सब पता लग जाएगा। राधिका और निहारिका ऑफिस में जाती है जहाँ बिंदु बैठी थी। मैडम, आपने बुलाया? हाँ निहारिका, बैठो। जी मैडम, बताइए। उस दिन नारी शक्ति समारोह में तुमने भाषण दिया था, तो हमारे गेस्ट को तुम्हारा भाषण काफी पसंद आया था। अच्छा, तो उन्होंने एक और जगह पर नारी शक्ति समारोह रखा है और वहाँ पर भी तुम्हें जाना है और भाषण देना है। लेकिन मैडम, मैंने तो बस यूं ही भाषण दे दिया था, ऐसे प्रोग्राम्स में मैं कभी गई नहीं हूँ। तो अब जाओ ना, चिंता क्यों करती हो, बहुत अच्छा मौका मिला है तुम्हें। हाँ निहारिका, तुम्हें जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इसके लिए तुम्हें पैसे भी देंगे, साथ में कमाई भी हो जाएगी और औरतों को सीख भी मिलेगी। ऐसे ही धीरे धीरे तुम्हें लोग जानने लगेंगे और तुम्हारी अपनी एक अलग पहचान बन जाएगी। निहारिका ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। ठीक है मैडम, मैं जाऊंगी। तुम चाहो तो अपने साथ राधिका को भी ले जा सकती हो। हाँ जरूर, इन्हीं की वजह से तो आज मैं यहाँ पर हूँ। तो ठीक है, मैं उनसे बात करके सब कंफर्म कर देती हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू। इस तरह से निहारिका की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया था और शायद उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया था। वहीं नैतिक और श्रेया साथ रहने लगे थे। तो उस दिन ललिता अपने कमरे में बैठी थी और इंतजार कर रही थी कि श्रेया खाना बनाएगी। 1 बज गया है, कोई खाना ही नहीं बना रहा, क्या बात है? अरे तुम जाकर उस श्रेया से कहो, वही बनाएगी। हाँ जाती हूँ। ललिता श्रेया के कमरे में जाती है। श्रेया बेटा, क्या बात है,
1 बज गया है, तुमने ना खाना बनाया ना कुछ और। क्या मतलब अब तुम इस घर की बहू की तरह रह रही हो। घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। पर ये आपसे किसने कह दिया? मैं घर का कोई काम नहीं करती, ना मुझे कुछ करना आता है। तो अब क्या सारा काम तुम्हारा मैं करूंगी? बिल्कुल आप ही करेंगे, और कौन करेगा? नहीं तो मैं नैतिक से कह के बाहर से मंगवा लूंगी। नहीं, बाहर से मंगवा के क्यों खर्चा करना। चल खड़ी हो, मेरा हाथ तो बटा दे, काम तुझे मैं सिखा दूंगी। मुझे नहीं सीखना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं जरूरी काम कर रही हूँ। ललिता छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से वापस आ जाती है। अब क्या कहूँ इस लड़की को, कहीं नाराज होकर चली ना जाए। दहेज भी हाथ नहीं आएगा। एक दिन श्रेया ने कुछ ज्यादा ही टाइट और छोटे कपड़े पहने हुए थे। बेटा श्रेया, ये ऐसे कपड़े घर में मत पहना कर। लेकिन क्यों आंटी जी? यहाँ नैतिक है, इसके पापा हैं, मैं भी हूँ, थोड़ा सा शरीर को ढक कर रखना चाहिए। लेकिन मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप प्लीज मुझे मेरे कपड़ों के लिए मत टोका करो। ठीक है, फिर मैं नैतिक से बात करूंगी, वो ही समझाएगा तुझे। हाँ कह दीजिए, मैं कौन सा उसकी बातें सुन रही हूँ। इतना कहकर श्रेया वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। सुनिए जी, ये तो घर के काम को भी हाथ नहीं लगाती है, कुछ नहीं करती। तुमने ही इसको आने की परमिशन दी थी, उसने थोड़े कपड़े और सामान क्या दिए, बस बहक गई तुम, लालची कहीं की। अरे मुझे क्यों लालची कह रहे हो? आपने भी तो हाँ ही कहा था। ऊपर से ये लड़की कपड़े भी ऐसे पहनती है, शर्म से मेरी ही आंखें झुक जाती हैं। हाँ मैंने इसे कई बार समझाया है, नैतिक से भी कहूंगी। लेकिन इन दोनों पर तो कोई असर नहीं होगा, देखना तुम। मुझे तो ये लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। हाँ मुझे भी, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे ऐसे कैसे कर देगी? जानती नहीं है क्या मुझे? खाल उधेड़ दूंगी इसकी। न जाने नैतिक ने इसमें क्या देखा, बेशर्म कहीं की। कोई बात नहीं, मैं अपने तरीके से फिर से समझाऊंगी। इस घर में ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, और काम भी करना पड़ेगा। हाँ तुम ही समझाना और उससे काम भी करवाना। हाँ सब करवा लूंगी। वहीं आए दिन निहारिका नारी शक्ति सम्मेलन में नारी शक्ति और दहेज पर भाषण देती थी, और अब काफी लोग उसे जानने लगे थे। निहारिका, तुम्हें पता है आज की न्यूज़पेपर में तुम्हारी फोटो भी आई है। क्या सच में? हाँ, ऑफिस में पेपर रखा है, जाकर खुद देख लेना। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, अब देखना दिन ब दिन तुम तरक्की ही करती जाओगी और पूरा शहर तुम्हें जानने लगेगा। हाँ राधिका, ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। नहीं निहारिका, ये तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ ले आई है। अब तुम्हारी किस्मत के सितारे चमकने लगे हैं। हाँ राधिका, थैंक यू सो मच। तभी निहारिका राधिका को गले से लगा लेती है। उस दिन टीवी पर न्यूज आ रही थी जिसमें निहारिका का भाषण दिखाया जा रहा था, ललिता के घर में। अरे देखो जरा, ये निहारिका तो टीवी में आ रही है। क्या क्या खबर आ रही है? क्या कांड कर दिया इसने? देखो तो, नारी शक्ति और दहेज प्रथा पर भाषण दे रही है। तो यहाँ तक पहुँच गई है ये? मुझे तो लगा कहीं धक्के खा रही होगी। पर बेटा ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो तरक्की पर चल रही है। अरे अब पछताओ मत, हम उसे निकाल चुके हैं। पछता नहीं रही हूँ, लेकिन लड़की में बात तो थी। ऐसा था तो फिर मारने का प्लान बनाया ही क्यों था तुमने? अब मुझे ये सब ताने मत सुनाओ। वहीं निहारिका के पापा टीवी चैनल बदल रहे थे। तभी उन्हें निहारिका की झलक दिखती है और तभी लाइट चली जाती है। सुमन, निहारिका से बात हुई थी क्या? वो कहाँ है? मैंने उसे अभी टीवी पर देखा, लेकिन लाइट चली गई। अरे ये कैसे? निहारिका तो मुझे कह रही थी कि वो ससुराल में है और सब कुछ ठीक है। इसका मतलब इस लड़की ने झूठ बोला। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि श्रेया नैतिक के साथ रहने आ गई थी, लेकिन वो घर का कोई काम नहीं करती थी और छोटे कपड़े पहनती थी, जिससे श्रीकांत और ललिता काफी परेशान हो गए थे। वहीं निहारिका दिन ब दिन तरक्की कर रही थी। वो कई समारोह में जाकर भाषण देती थी और अब न्यूज में भी उसकी चर्चा हो गई थी। तभी एक दिन अचानक न्यूज देखते हुए उसके माता पिता को पता चलता है कि निहारिका ससुराल में नहीं है। अब आगे निहारिका के माता पिता उसके ससुराल पहुंच जाते हैं। अरे अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? समधन जी, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है, वो तो कब की इस घर से भाग गई है। ये आप क्या कह रही हैं समधन जी? देखिए, पहली बात तो ये कि हम आपके समधी समधन नहीं है, क्योंकि आपकी बेटी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, वो तो कब का मुंह काला करवा कर भाग गई है। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तभी नैतिक और श्रेया भी वहाँ आ जाते हैं। ये लड़की कौन है? आपको क्या लेना? ये जो भी हो, आप लोग यहाँ से जाइए।
हम सब समझ रहे हैं। खैर, आपको तो हम बाद में देख लेंगे। हाँ, अभी यहाँ से चलिए। पहले निहारिका को ढूंढते हैं। इन लोगों ने उसे घर से निकाल दिया होगा। हाँ सुमन, लेकिन इनके बुरे दिन भी शुरू हो गए हैं। ओह अच्छा, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे बुरे दिन शुरू हो गए? वो तुम सबको खुद पता लग जाएगा। जिस लड़की को घर की बहू बनाकर लाए हो, वो आपको दिन में तारे दिखा देगी। आप होते कौन है मेरे बारे में ऐसे बोलने वाले? तुम्हारे मुंह नहीं लगना मैंने। चलो सुमन। श्याम सुंदर और सुमन वहाँ से चले जाते हैं। नैतिक, वो मेरे बारे में क्या बोल कर गए हैं और तुम चुपचाप बुत बनकर क्या खड़े हो? अब मैं क्या बोलता? बात तो वैसे गलत नहीं कही उन्होंने। क्या मतलब है आपका? तेरे ऐसे रंग ढंग है, भला कोई अच्छा बोले भी तो कैसे? ये तो हद हो गई। नैतिक, तुम अभी भी चुपचाप खड़े हो? बोल नैतिक, तेरे मुंह में दही जमा है क्या? तुझे दिखता नहीं है कैसे रह रही है ये महारानी? मुझे सब दिखता है मम्मी, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ मत करो, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। चली जाओ, वैसे भी बोझ बनकर पड़ी है। आपको तो सभी बोझ लगती हैं, तभी तो निहारिका को जलाकर मारने की कोशिश की थी आपने। ज्यादा बकवास मत कर। तूने देखा था क्या? मुझे सब बता दिया था नैतिक ने, और मुझे भी कोई शौक नहीं आप लोगों के साथ रहने का। आज ही चली जाऊंगी। नहीं श्रेया, ऐसे मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। रहने दो, तुम तो लड़कियों से भी गए बीते हो। ना तो निहारिका के साथ रह सके थे, ना मेरे साथ रह पाओगे। निहारिका की तो बात ही मत कर, तुझसे तो लाख गुना अच्छी थी। बस दहेज नहीं लाई थी। इतनी अच्छी थी तो उसे वापस ले आओ। हाँ हाँ, ले आएंगे कोई और तेरी जगह। श्रेया गुस्से में कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तभी नैतिक वहाँ आ जाता है। मम्मी पापा की बात का बुरा मत मानो श्रेया, अब सास ससुर तो ऐसे ही होते हैं। मैं यहाँ की नौकर नहीं हूँ, मुझे नहीं रहना इस घर में। प्लीज ऐसे मत करो, मैं मम्मी पापा को समझा लूंगा, प्लीज। ठीक है, तुम्हें एक लास्ट मौका दे रही हूँ। अगर सब ठीक नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, कर दूंगा सब ठीक, पक्का। वही निहारिका के मम्मी पापा जैसे तैसे पता करके निहारिका के पास उस एनजीओ में पहुंच जाते हैं। मम्मी पापा, आप यहाँ कैसे? बेटा, ये तूने क्या हाल बना रखा है? तूने हमें क्यों नहीं बताया? हमारी बात भी तो हुई थी फोन पर, और तूने बोला तू ससुराल में है। तो मम्मी और क्या कहती? मेरी हालत जानकर आपको भी तो तकलीफ होती। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, अब जो भी बातें हैं बाद में करना, पहले तो हम घर चलते हैं। नहीं मम्मी पापा, घर जाऊंगी तो सब लोग भी बातें बनाएंगे कि ब्याही हुई बेटी घर में आकर बैठ गई है। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। हाँ बेटा, तू चुप कर और अपना सामान पैक कर ले। तभी राधिका भी वहाँ आ जाती है। मम्मी पापा, ये राधिका है, इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। निहारिका के मम्मी पापा खुशी खुशी राधिका से मिलते हैं। इसके बाद वो निहारिका को अपने साथ घर ले जाते हैं। बेटा, अब बताओ क्या हुआ था और कैसे उस एनजीओ तक पहुँच गई? हाँ बेटा, शुरू से आखिर तक सब बताओ। इसके बाद निहारिका शुरू से आखिर तक सारी कहानी बताती है। सुनते सुनते दोनों रोने लग जाते हैं। हे भगवान, इतने घटिया लोगों से मैंने रिश्ता जोड़ दिया मेरी बेटी का। लेकिन पापा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। लोग दहेज के इतने लोभी हो गए हैं कि उन्हें इंसान से ज्यादा सामान प्यारा हो गया है। सही कहती हो बेटी तुम, पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना न जाने क्या हो जाता। तभी सुमन रोते हुए अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। हाँ मम्मी, अब आप रोइए मत, अब सब ठीक हो गया है। हाँ बिल्कुल, बल्कि अच्छा ही हो गया है। अब तो तू फेमस भी हो गई है, भाषण देने लगी है। हाँ पापा, ये सब एनजीओ में जाने के बाद ही शुरू हुआ। वही नैतिक के घर में माहौल कुछ और था। शायद श्रेया में अब सुधार आ रहा था। वो ललिता के पास जाती है। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात ना मानकर गलती की है। अरे, अचानक से तुझे क्या हो गया? बस मुझे समझ में आ गया है। नैतिक ने सुबह काम पर जाने से पहले मुझे सब समझा दिया था। आगे से मैं आपकी हर बात मानूंगी। बहुत अच्छी बात है बेटा, आखिर तुझे ही रहना है इस घर। हाँ अंकल जी, अच्छा है। जरा नैतिक को फोन करके पूछूं तो
आखिर ऐसा भी क्या कह दिया उसने तुझे? आंटी जी, वो अभी काम में बिजी होंगे, आप बाद में पूछ लेना। और क्या मैं आप दोनों के लिए चाय बना दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बना दे, चाय का तो टाइम भी हो गया है। श्रेया थोड़ी देर में उन दोनों के लिए चाय बना कर ले आती है। ये लीजिए आंटी जी, चाय पीकर बताइए कैसी है। ललिता और श्रीकांत चाय पीते हैं। वाह बेटा, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है तूने। थैंक यू, मैं रात का खाना भी बना दूंगी। ठीक है बेटा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं जरा आराम करने जाती हूँ, तू घर का ध्यान रखना। ठीक है। रात के वक्त जब नैतिक घर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सारा घर बिखरा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मम्मी, पापा, कहाँ हैं आप? नैतिक भागता हुआ ललिता के कमरे में जाता है और देखता है कि ललिता और श्रीकांत अभी तक सो रहे थे। मम्मी, पापा, उठिए, इस वक्त तक सो रहे हैं। लेकिन ललिता और श्रीकांत नहीं उठते हैं। तभी नैतिक उनके मुंह पर पानी की छींटे मारता है तो उनको थोड़ी जाग आ जाती है। क्या हुआ? ये क्या? इतनी लंबी नींद कैसे आ गई? और तू घबराया हुआ क्यों है नैतिक? ऐसे लगता है बेहोशी छा गई थी। बेटा, हम तो शाम से सो रहे हैं। आप सो रहे हैं और घर में कांड हो गया। ऐसे कैसे आपको बेहोशी आ गई? घर का हाल देखा है? क्या हुआ? तभी ललिता और श्रीकांत देखते हैं कि घर में सारी अलमारियां और तिजोरी खुली थी और सारा सामान चोरी हो चुका था। हे भगवान, घर में चोरी हो गई। बर्बाद हो गए, लुट गए हम। श्रेया कहाँ है? उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नैतिक भागता हुआ श्रेया के कमरे में जाता है और देखता है कि वहाँ भी सारा सामान चोरी हो चुका है। मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की ठीक नहीं है। क्या मतलब है आपका? हाँ, उसी ने चाय बनाकर दी थी, तब से हम दोनों को बेहोशी छाने लगी थी। क्या? सच में? हाँ बेटा, अब मैं सब समझ रहा हूँ। ये लड़की चोर है, सब कुछ चोरी करके भाग गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे फोन करता हूँ। नैतिक श्रेया को फोन करता है। वो फोन उठा लेती है। कहाँ हो तुम? वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए। अब तुम खाली घर में मजे मारना। इतना कहकर वो फोन रख देती है और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। वहीं नैतिक, ललिता और श्रीकांत माथा पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। ये क्या हो गया मम्मी? सब ले गई डाकण। श्रेया बहू नहीं, लुटेरी बनकर आई थी। हाँ मम्मी, हम पहचान ही नहीं पाए। बर्बाद हो गई मैं तो। निहारिका तो बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने ही उसकी कदर नहीं की। हाँ ललिता, सही कहती हो तुम। हमने निहारिका के साथ बहुत गलत किया और हमें उसी की सजा मिली है। हाँ मम्मी पापा, श्रेया तो धोखेबाज निकली, सब बर्बाद कर दिया। अब जो भी है, हमें उसकी कंप्लेंट तो करनी ही होगी। हाँ तो किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ दोनों पुलिस स्टेशन में। नैतिक और श्रीकांत श्रेया की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहीं निहारिका के घर की बेल बजती है। निहारिका दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर बिंदु एक लड़के के साथ खड़ी थी। बिंदु मैडम, आप? वाह, आइए। हाँ निहारिका, तुमसे मिलने का मन कर रहा था तो चली आई। बहुत अच्छी बात है, आइए अंदर आइए। ये मेरा बेटा राघव है। हेलो राघव, आप लोग बैठिए, मैं मम्मी पापा को बुला कर लाती हूँ। ठीक है बेटा। निहारिका अपने मम्मी पापा को बुला कर ले आती है और बिंदु के बारे में भी बता देती है। थैंक यू बहन जी, आपने हमारी बेटी को इतने दिन तक संभाला। थैंक यू की क्या बात है, ये मेरी बेटी जैसी ही है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। दरअसल मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बताइए। राधिका ने मुझे निहारिका के बारे में सब कुछ बता दिया था, हर छोटी से बड़ी बात। लेकिन क्यों? मैंने उससे जबरदस्ती की थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती थी। मैं कुछ समझे नहीं मैडम। मैं जानती हूँ, तुम्हारे भी बहुत से सपने थे, शादी को लेकर, ससुराल को लेकर, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ बहन जी, वो लोग ऐसे थे, हमें क्या पता था हम अपनी बेटी को कुएं में धकेल रहे हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। मैं सीधी बात पर आती हूँ। ये मेरा बेटा राघव है और मैं चाहती हूँ कि निहारिका की इससे शादी हो जाए। वो तीनों ये बात सुनकर
हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेरी तो एक शादी टूट चुकी है और आप मुझसे ही क्यों शादी करवाना चाहती हैं? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी बेटा, और मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छी हो और मेरा बेटा भी तुमसे शादी करना चाहता है। हाँ निहारिका, जब तुम एनजीओ में आई थी मैंने उसी दिन तुम्हें देख लिया था। मुझे तुम पहले दिन से ही पसंद थी। हमारा एक अनाथाश्रम भी है, वो राघव ही संभालता है। श्याम सुंदर और सुमन ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। बहन जी, ये तो आप हम पर एहसान कर रही हैं, जो हमारी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई हैं। नहीं नहीं, बल्कि कृपा तो आपकी होगी अगर आप अपनी देवी जैसी बेटी की शादी मेरे बेटे से करते हैं। अब तुम्हारा हर सपना मैं पूरा करूंगा निहारिका। सब काफी खुश थे, तो इसी के साथ राघव और बिंदु की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। तुम खुश हो ना निहारिका? इस पवित्र मंडप में मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। थैंक यू सो मच राघव। अब निहारिका बहुत खुश थी, वो अपनी पसंद की जिंदगी जीने लगी थी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी।